से मैदानी इलाकों में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। खिसक रहे पहाड़, नदियों में आई बाढ़। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। सांक और कुंवारी नदी उफान पर है। पानी पुल के 4 फीट ऊपर से बह रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पाडे गांव में पुल न होने की वजह से पेड़ की शाखा के सहारे बच्चे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती है। वायरल हुए इस वीडियो ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के महावीरगंज के पास सिंधु नदी पार करते वक्त राजस्व विभाग का अधीनस्थ कोटवार तेज बहाव में बह गया। झमाझम बारिश के चलते नदी उफान पर थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बहुत खराब है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 132 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और इन्हें अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम हाईवे पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। लैंडस्लाइड और बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे धाम को इस वक्त रोका गया है। उसकी वजह ये कि क्योंकि कई जगह पर मलबा आ गया था, लेकिन अब जो प्रशासन की टीमें हैं अलग अलग जगह पर खड़ी कर दी गई हैं, जहां से इन यात्रियों को आगे लाया जा रहा है। देखिए आईटीबीपी के जवानों को भी यहां पर रखा गया है, साथ ही एसडीआरएफ यहां पर काम कर रही है। ऊपर से आपको दिखाई देगा ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दूर दराज से आईटीबीपी और जो दूसरे जवान हैं वो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क खराब होने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और ऊपर पगडंडियों के जो रास्ते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं अब वो इस रूट से ऐसे उनको लाया जा रहा है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। राजस्थान में इन दिनों आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से नदियां और नालों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत का कहर, डूबे शहर, बारिश, बाढ़ और जल सैलाब, मौसम की मार, मुश्किलें अपार। पूरे प्रदेश में मानसून छाया हुआ है। मौसम ने कई जिलों में मेहरबानी दिखाई है तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। कई जिलों में तो हालात बेकाबू हैं। मानसून की भयानक मार पड़ी है। कई जगहों पर शहरों में सैलाब है। तबाही की ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई, घुटनों तक पानी भरा है तो रावत भाटा इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इधर कपासन चौराहे के पास रेलवे पुलिया के नीचे बेड़च नदी का पानी तेज बहाव से बहने लगा है, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि कई गाड़ियाँ और बहुत सारी बसें फंस चुकी थी, जिसमें से हमने और हमारी टीम के लड़कों ने सबने और बच्चों को निकाला, बच्चों को निकाला। स्कूल की बस भी फंस चुकी थी, उसमें भी बच्चे थे काफ़ी सारे, उनको भी निकाला है। जिनके एम्प्लॉय की बस थी उनको भी हमने निकाला है।
भीलवाड़ा में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। शहर गांव पानी पानी हो गए। जिले में ज्यादातर सड़कों पर बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। प्रसिद्ध महादेव के तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला। तीनों नदियां उफान पर हैं। मानो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवलिंग तक पहुंची हों। इस अद्भुत नजारे को लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कई सालों के बाद त्रिवेणी संगम पर ऐसा नजारा देखने को मिला। हालांकि शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। कभी धीरे और कभी तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश ने सड़कों को दरिया बनाने के साथ ही प्रशासन की भी पोल खोल दी है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम हर साल की तरह इस बार भी फेल नजर आया। नागौर, अजमेर, जोधपुर और ब्यावर, हर जगह हर शहर का एक जैसा ही हाल दिख रहा है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तो राजधानी जयपुर का भी हाल बारिश में बेहाल है। कई इलाकों में जलभराव अब एक स्थायी समस्या बन चुका है। हर बार की तरह इस बार भी बारिश शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगे हैं। जलभराव ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जलभराव के कारण मच्छरों और कीट पतंगों का प्रकोप भी बढ़ता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर झालाना की ये कच्ची बस्ती, जो कि झालाना के जंगल से जुड़ी हुई है, जब बरसात होती है तो जल भराव यहाँ पर उफान पर होता है और बस्ती के अंदर पूरा पानी पहुंच जाता है। यहाँ पर नगर निगम ने और जिला प्रशासन ने मिलकर के परमानेंट मड पंप लगा रखा है। पास में ही बस्ती है। पिछले कुछ साल अगर देखा जाए तो लगातार बरसात के दौरान यहाँ कई बड़े हादसे दर्ज हुए, मौतें भी हुई। फिलहाल स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी क्या स्थिति है और किस तरह से परमानेंट कोई सोल्यूशन निकला समस्या का? नहीं, परमानेंट तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन अभी तो सामान्य हालत है ना। जो करीबन 4-5-6 दिन से मतलब कि मनपन तो लगा है, लेकिन जैसे ही बारिश आ जाती है तो चालू कर देते हैं, वैसे वो बंद है अभी फिलहाल। तो क्या हालात होते हैं जब बरसात होती है? बारिश होती है जब यहाँ गंदगी रहती है, सूअर रहते हैं, पानी अंदर तक चल जाता है। बस्ती में आने जाने वालों के लिए परेशानी आती है। जबकि कोटा में लगातार हो रही बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कोटा बैराज से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। कोटा बैराज के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ये 5 गेट खुले हुए हैं और करीब 80,000 क्यूसेक पानी कोटा बैराज से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश जो देर रात से शुरू हुई है, लगातार अभी भी जारी है। चंबल के डाउन स्ट्रीम में भी बारिश जो है वो लगातार हो रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि चंबल नदी का जो जलस्तर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर पानी और ज्यादा बढ़ता है तो फिर निकासी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जबकि मूसलाधार बारिश से शहर समेत कस्बों में पानी भर गया। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। करीब 7 घंटे में 270 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस मानसून सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा बारिश मानी जा रही है। तो झालावाड़ में बारिश के बाद नदियों में उफान है। गांगरोन क्षेत्र में बहने वाली आहू नदी ने सैलाब का रूप ले लिया, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं इस तूफान के बीच एक गर्भवती महिला SDRF की मदद से इसे झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उधर बूंदी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ सड़क नहीं होने के चलते पानी ने अपना रास्ता सड़क पर बना लिया। अक्तास और तालेड़ा को जोड़ने वाली तालेड़ा नदी के पुलिया पर भी पानी भर गया। करीब 3 फीट तक पानी भरने से लोगों को अब नेशनल हाईवे 52 पर बाईपास से होकर आना पड़ रहा है। वहीं श्यामू नदी की पुलिया पर भी पानी का बहाव तेज है। नदी की पुलिया पर पानी की आवक होने के चलते बूंदी नामाना मार्ग बंद है। दौसा में बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हैं। गांव में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गडोरा गांव में पहाड़ी से तेज बहाव वाले झरने का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। इस तेज बहाव वाले झरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि गांव में घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रा पर सियासी घमासान चल रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। ST हसन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों की पहचान करने वाले और पहलगाम आतंकी हमले में कोई फर्क नहीं है। वहीं इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों के नेम प्लेट पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने जो बयान दिया है उससे नया विवाद खड़ा हो गया है। अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने पहलगाम हमले के आतंकी और नेम प्लेट चेक करने वाले दोनों एक जैसे लगते हैं। एसटी हसन का कहना है कि इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है जिन्होंने धर्म पूछकर पहलगाम में गोलियां चलाई। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसी ने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें, कि किसी ने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी हैं। एक और समाजवादी पार्टी एसटी हसन तो दूसरी ओर इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने भी विवादित बयान देकर मामले को गरमा दिया है। कौसर हयात का कहना है कि सरकार केवल मांस की दुकानें बंद करवा रही है, शराब की क्यों नहीं। शराब पीकर ही हुड़दंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे भी ज्यादा मांस खाते हैं। शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज ये क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो ये सब क्या है? तमाशा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए सब मुसलमानों के क्या नाम अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी नेम प्लेट विवाद पर मुखर हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर की घटना का जिक्र कर ओवैसी ने कहा कि ये गंदगी फैला रहे हैं। आधार कार्ड देखने वाले ये लोग कौन हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। तो बेचारा उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में आप? हालांकि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है, लेकिन सावन से पहले रास्ते में पड़ने वाले ढाबों के नाम बताने पर घमासान मचा हुआ है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी एसटी हसन और कौसर हयात के बयान ने इस मामले को और तूल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज सनातन पर बयान देना सरल हो गया है। लोगों के लिए सनातन सॉफ्ट टारगेट है। आगे उन्होंने कहा कि हज और रोजे पर उंगली नहीं उठाई जाती तो फिर कांवड़ यात्रा पर बयानबाजी क्यों? सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक होता है। कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब है उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग हैं। उसी प्रकार सब समाजों में, सभी वर्गों में, सभी लाइनों में अच्छे भले बुरे लोग होते हैं। फिर भी इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। सभी अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने कुर्सी के लालच में बिहार को जानबूझकर पिछड़ा बनाया। साथ ही ये भी कहा है कि एनडीए बिहार का गौरव वापस लाएगा। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है
तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। बिहार को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। ये दावा किया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं था, पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने कुर्सी के लालच में बिहार को ऐसे अंधेरे में ढकेला जिससे आज तक राज्य उभर नहीं सका है। पर अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, कोई माई का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर दाग है। राजनाथ सिंह के बयान पर विपक्ष का कहना है कि वो आज की बात ना करके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। वो सरकार के अपनी 20 वर्षों की उपलब्धि नहीं बता पा रहे थे, तो फिर वही पुराना कैसेट बजा रहे थे। ये बताना चाहिए था कि बिहार आखिर क्यों हर मामले में फिसड्डी है, क्यों भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, बिहार को पिछड़ा राज्य जानबूझ के बना दिया गया है। पिछले 20 वर्षों में एनडीए की ही सरकार रही है। बहुत बहुत आभार आपका राजनाथ सिंह जी। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। प्रदेश के साथ साथ अब केंद्र के नेता भी विपक्ष की बख्तियां उधेड़ने में लगे हैं, तो विपक्ष इसे एनडीए की छटपटाहट करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर के बाद अब निजामपुर के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मामला छत्रपति शिवाजी महाराज के किले रायगढ़ से जुड़ा है, जिस पर अब जमकर बयानबाजी हो रही। देखिए पूरा मामला। महाराष्ट्र में इस्लामिक नाम पर फिर हुआ संग्राम। निजामपुर पर महाराष्ट्र की सियासत में कोहराम। शिवाजी की राजधानी निजाम की क्यों है निशानी। औरंगजेब के बाद महाराष्ट्र की सियासत में निजामपुर पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बार मामला रायगढ़ किले का है। रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा है, लेकिन यह किला जिस जगह पर बना है उस पंचायत का नाम है छत्र निजामपुर। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर छत्र निजामपुर ग्राम पंचायत का नाम बदलकर किला रायगढ़ रखने की मांग की है। गोपीचंद पडलकर का कहना है कि स्वराज के इस प्रतीक का नाम आक्रांताओं के नाम पर कैसे हो सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राजधानी का किला है, किले रायगढ़, जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है उस ग्राम पंचायत का नाम छत्र निजामपुर है। अब बोलो निजाम इधर कहाँ से आया, निजाम का इधर का रिश्ता क्या है। तो हमारी सरकार के पास यही मांग है, जो निजाम का नाम जिस ग्राम पंचायत को हो और उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजधानी का किला हो, ये बात हमारे लिए खेदजनक है। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर की इस मांग को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इसे मुद्दा भटकाने की राजनीति करार दिया है। ऐसा है ना कि ये तो चाहते हैं कि इस देश से मुसलमान निकाल दिया जाए, मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बना दिया जाए। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, कुछ करो और सत्ता में आ जाओ। ये बहुत ही इजी इनको नजर आता है। नफरत नफरत नफरत, रोज हेड स्पीचेस करना, मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश को देश विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं लोग, और ये देश एक बार विभाजित हो चुका। अब हम इस देश को अब विभाजन नहीं होने देंगे। ये देखो, आप कमेटी फॉर्म करो, आपके पास सत्ता है, कौन से गांव का नाम बदलना है वो देखो। क्या होता है, लोग आते हैं, आमदार आते हैं, उनको नेता बताते हैं कि आज थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है वातावरण, एक आध विषय अपने को बदलना है, बस उस एंगल से आप बात करना चालू कर देते हो, एक आध विषय लाते हो तो टोटली फोकस मीडिया का, लोगों का वो डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारा क्या कहना है, आपकी सरकार है, सरकार के पास जाके आप वो विनती करो। हालांकि ये महाराष्ट्र में पहली बार नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर
औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर चुकी है। लेकिन इस बार मामला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ किले से जुड़ा है। सवाल निजामपुर के नाम पर है, जिसे बदलकर अब रायगढ़ किला करने की मांग की जा रही है। इटावा में कथावाचक मामले में हुए बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव के बयान पर बाबा बागेश्वर ने पलटवार किया। अब बाबा बागेश्वर ने गधे और शेर की कहानी सुनाई है। दरअसल अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर सवाल उठाए थे। इटावा में कथावाचक विवाद के बाद अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए थे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री सियासी मामलों में जल्दी बोलते नहीं हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अखिलेश के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। अखिलेश का बिना नाम लिए ही उन्होंने गधे और शेर की कहानी सुनाई और कहा कि गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। गधे से लड़ने का मतलब है खुद को गधा बनाना। इसलिए कई बार लोग आपको भला बुरा कहें, चुनौती दें, तरह तरह की बातें करें, जरूरी नहीं है जवाब दिया जाए। जवाब तभी देना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, प्राणों की बाजी या आन बान शान की बात आ जाए। जो लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं उनकी सिर्फ सहते रहो, सुनते रहो, चले चलो, यही जिंदगी का सार है। गधे को जवाब दोगे तो तुम भी गधे कहलाओगे। दरअसल अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि क्या हर कोई अपने कथा के लिए अपने घर में धीरेन्द्र शास्त्री को अफोर्ड कर सकता है? कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक पैसे नहीं लेते? नहीं लेते तो अंडर टेबल लेते होंगे। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। माना जा रहा है कि अखिलेश के इसी बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने गधे और शेर की कहानी सुनाकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जवाब तभी देना चाहिए जब प्राण पर आ जाए, नहीं तो सुनते रहो।